नमस्कार साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। तो संविधान सभा में अब तक हमने पढ़ा कि जो संविधान क्या है, तो हमने संविधान में बताया कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक किताब जैसा होता है। जिस तरह किताब में लेसन होते हैं उसी तरह संविधान में भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। जिस तरह लेसन के अंदर टॉपिक होते हैं ऐसे ही संविधान में अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं। हमने देखा संविधान क्या होता है। तो संविधान में देखो, व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करता है। व्यक्ति ये देखा हमने, देखा व्यक्ति और सरकार के मध्य क्या संबंध होंगे उनको देखा। हमने कहा कि संविधान में नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं कि भाई राष्ट्रपति की योग्यता क्या होंगी, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होंगी, व्यक्तियों के क्या अधिकार होंगे, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे। इस तरह से जिस वैधानिक किताब में या बैलेट बुक में लिखा होता है वही क्या होता है? संविधान होता है। हमने देखा कि विश्व में दो तरह के संविधान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संविधान। तो विश्व में अब तक कितने प्रकार के संविधान मिलते हैं? दो तरीके के। जैसे हमने देखा, एक संविधान होता है लिखित। कैसा होता है साहब? लिखित, रिटन। और दूसरा जो एग्जाम्पल मिलता है वह होता है अलिखित, अनरिटन। देखिए साहब, लिखित में हमने देखा कि विश्व में पहला लिखित किसका है? अमेरिका का है। अगर बात करें अपने एशिया महाद्वीप में तो हमने कहा एशिया में किसका है? जापान का। अगर बात करें नवीनतम, तो नवीनतम क्या है? नवीनतम जो संविधान है लिखित वो है नेपाल का। और भारत का भी कैसा संविधान है? जो पढ़ ही रहे हैं, लिखित है। पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबका कैसा है? लिखित है। हमने देखा कि अलिखित में जो एग्जाम्पल है वो है ब्रिटेन का। तो बताया कि भाई ब्रिटेन का संविधान अलिखित क्यों है। मेंस वगैरह में भी सवाल आता है कि टिप्पणी कीजिए कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो हमने बताया कि ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा नहीं कि किसी बुक में नहीं लिखा हुआ या लिपिबद्ध नहीं है, परंतु उसको अलिखित मानते हैं क्योंकि ब्रिटेन का संविधान किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया। संविधान सभा ने नहीं बनाया, निश्चित टाइम में नहीं बना, निश्चित लोगों ने नहीं बनाया, निश्चित स्थान पर नहीं बना। तो कैसे बना? यह क्रमबद्ध रूप से विकसित संविधान है, यह श्रृंखलाबद्ध रूप से विकसित संविधान है, यह परंपराओं पर आधारित है। किन पर आधारित है? परंपराओं पर। ये देखा। फिर हमने देखा कि भाई संविधान अपना बना तो उसकी कभी मांग भी हुई होगी। क्या हुई होगी? मांग। तो हमने देखी संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग। तो हमने बताया कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? तिलक ने मांग की अपने स्वराज्य विधेयक में। यह 19वीं सदी की पहली मांग थी और यह पहली अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद देखा 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग की कि अपना संविधान होगा, उसका निर्माण भारतीय लोग करेंगे। इसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ही संविधान बनाने का क्या किया? प्रयास किया, परंतु वो असफल रही। पूरी कहानी बताई। इसके बाद देखें 1934 में, तो 1934 में एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार औपचारिक मांग की, जिसे क्या माना जाता है? पहली औपचारिक मांग, पहली ऑफिशियल मांग माना जाता है। इसके बाद हमने बताया जो 1935 में कांग्रेस की ओर से मांग की गई और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इस तरीके से संविधान की क्या होती रही? मांगें होती रही। फिर जो हम पढ़ रहे थे वो लास्ट में ये पढ़ रहे थे कि जो अपनी संविधान सभा की हम मांग कर रहे थे, संविधान की मांग कर रहे थे, इसके लिए पहली बार अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940, ये 8 अगस्त को आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। तो अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। हमने देखा कि अंग्रेजों ने 40 में क्यों किया। तो देखो इस समय जो चल रहा था, तो इस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसमें ब्रिटेन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और ब्रिटेन को भारतीयों की क्या चाहिए थी? सहायता चाहिए थी। सहायता प्राप्त करने के लिए वो हमें विश्वास में लेना चाहते थे, और विश्वास में लेने का एक ही तरीका था कि युद्ध के बाद हम आपका क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो भारत के लिए क्या बनाएंगे? संविधान सभा। दूसरा इसमें प्रावधान था। पहला प्रावधान क्या था? यानी पहला प्रावधान तो यही था इस अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान, ऐसे बहुत प्रावधान थे, परंतु मुख्य रूप से 2 ही थे। नंबर 1 इसमें क्या था कि संविधान युद्ध के बाद युद्ध कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान था। दूसरा प्रावधान इसमें क्या था? दूसरा यह था कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। ये प्रावधान था। देखो, तो हमने कहा भाई युद्ध के बाद क्यों? गांधी जी वगैरह ने, कांग्रेस ने कहा कि युद्ध के बाद क्यों? पहले किया जाना चाहिए। क्या विश्वास तुम बाद में करो या ना करोगे? क्योंकि तुमने इतने समय से कह रहे हो, तो तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अगस्त प्रस्ताव को हमने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब देखो, यहां से कथन कारण का अच्छा सवाल बनता है। कैसे? कथन कारण का सवाल कैसे बनता है? देखो, अगर हम लिखते हैं नंबर 1 कथन क्या है साहब? कथन ये है कि अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। अब देखो कारण क्या था? क्योंकि इसमें कहा गया कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। देखो, इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा होगी उसमें अधिकांश सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। कौन होंगे? भारतीय। इसीलिए तो इसे अस्वीकार किया गया, क्योंकि भारतीय होंगे अधिकांश, परंतु इसका मतलब यह हुआ कि भारतीयों के अलावा भी और कोई हो सकते हैं।
भारतीयों के अलावा भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का रीजन यही था कि इसमें इसका मतलब अंग्रेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए यह बात बिल्कुल सही है, कथन सही है कि अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था। कारण क्या था? क्योंकि इसमें प्रावधान था कि इसमें अधिकांश लोग कौन होंगे? भारतीय। तो सवाल कैसे बनेगा? जैसे ए, कथन सही है, कथन सही है, कारण गलत है। दूसरा कैसे बनेगा? कथन भी सही है और वह कारण भी सही है, कारण सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। ये इस तरीके से बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा? सी होगा। डी कोई भी ऑप्शन रख सकता है। तो इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का जो कारण था वो कारण यही था क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे, यानी भारतीयों के अलावा भी हो सकते हैं। देखो, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो फिर दूसरा प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन बोल सकते हैं या इसे प्रस्ताव। यह 23 मार्च 1942 को आया। इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम है। देखो, इस समय यह युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, युद्ध मंत्री मंडल के सदस्य। तो देखो, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया यानी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो फिर अंग्रेज दूसरा हमें मतलब सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बढ़ने लगा। तो वो कौन सा प्रस्ताव लेके आए? क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसमें यही बात कही गई कि संविधान सभा का निर्माण, प्रावधान था इसमें। तो देखो, प्रावधान क्या था? प्रावधान को एक बार देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो प्रावधान था वो प्रावधान यही था कि संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा, युद्ध के बाद किया जाएगा। देखो, तो भारतीयों ने कहा भाई हम तो ये तो पहले ही कह चुके हैं कि नहीं अभी होना चाहिए। तो इसको भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। यानी क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया। इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार इसलिए किया, मुस्लिम लीग कह रही थी हमें क्या चाहिए? अलग पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो इसमें पाकिस्तान की मांग को माना नहीं था, इसलिए इसको भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। तो परंतु देखो, हम ये कहते हैं कि संविधान निर्माण की मांग को पहली बार कब स्वीकार किया? तो पहली बार तो किसमें किया था? अगस्त प्रस्ताव में। किसमें किया था? अगस्त प्रस्ताव में। परंतु कहें व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप से किसमें किया? इस क्रिप्स प्रस्ताव में किया था। व्यापक रूप से कैसे? इसमें हमारी संविधान निर्वाचन की प्रक्रिया बारह का थोड़ा बहुत इसमें उल्लेख किया गया था। बाकी अगस्त प्रस्ताव में तो केवल यह कहा गया था कि युद्ध के बाद किसका की निर्माण किया जाएगा? संविधान सभा का। या
अगर अगर पहली बार शब्द आए कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान निर्माण की मांग को कब स्वीकार किया, तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव। परंतु व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से कब स्वीकार किया, तो आंसर क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव होगा। और देखो क्रिप्स प्रस्ताव को भी पूरी तरह क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। जब ये क्रिप्स प्रस्ताव आया तो इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तो इस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, यानी क्रिप्स इस समय, यानी कब? जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तो इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो क्रिप्स प्रस्ताव के समय, इस समय ब्रिटेन के पीएम, प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। और ये कंजर्वेटिव पार्टी थे से, यह कंजर्वेटिव पार्टी से थे। दो ही पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो यानी जो क्रिप्स प्रस्ताव के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। और किस दल से संबंधित थे? कंजर्वेटिव दल से संबंधित थे। देखो साहब, जब इसको भी अस्वीकार कर दिया और ब्रिटेन में धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा और अमेरिका, चाइना वगैरह, रूस वगैरह ये ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे कि भारत को जल्द से जल्द क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। और चर्चिल कभी नहीं चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। तो 1945 में ब्रिटेन में क्या हुए? आम चुनाव हुए। क्या हुए? आम चुनाव हुए। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के होते हैं, ऐसे क्या हुए? आम चुनाव हुए। और इस दल में जो विजयी हुआ वो हुआ साहब कौन? क्लीमेंट एटली। कौन हुआ? एटली। ये किस दल से थे? तो ये मजदूर दल से थे। किससे थे? मजदूर दल से संबंधित थे। तो 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो जो कंजर्वेटिव पार्टी से जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो हार गए और क्लीमेंट एटली की क्या बनी? सरकार। और ये किस दल से थे? मजदूर दल से। ये भारत के पक्ष में थोड़ा अच्छा सोचते थे और ये भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये फिर इन्होंने प्रयास किया भारत की संविधान निर्माण के लिए। तो किन्होंने एटली साहब ने भारत में एक प्रस्ताव भेजा और उसका नाम था कैबिनेट मिशन। देखो इस शब्द से ही पता लग रहा है कैबिनेट, यानी कैबिनेट क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मंत्री। यानी इस जो कैबिनेट मिशन आया है इसमें कौन होंगे? भारतीय होंगे। सॉरी, कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। कौन होंगे? कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य। तो ये कब आया? देखो साहब, ये आया 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन थे। तो देखो 3 सदस्य थे। कौन थे? 3 सदस्य थे। पहला देखते हैं पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तीसरे थे जो क्रिप्स में थे वही थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य थे। देखो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। तो इस समय जो पैट्रिक लॉरेंस थे तो वो कौन थे? ये थे भारत मंत्री। कौन थे? भारत मंत्री। देखो ये जो ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होते थे, जो मंत्रिमंडल होता था, उसमें भारत को देखने के लिए एक क्या बनाया जाता था? भारत मंत्री बनाया जाता था। परंतु ये देखता तो भारत को था, परंतु रहता कहाँ था? ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन में रहकर के भारत को देखता था।
ये इसके क्या थे, ये अध्यक्ष भी थे। ये पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, इसके अध्यक्ष भी थे। और एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब बात करें जो एबी अलेक्जेंडर थे वो कौन थे साहब, ये नेवी मंत्री थे। कौन थे, नेवी मंत्री। और ये व्यापार मंत्री थे। कौन थे, व्यापार मंत्री। यानी इसका जो अध्यक्ष कौन था पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी इसके अध्यक्ष थे। देखो अगर आपको इसको याद कैसे रखोगे, पैट्रिक से पी, एबी से ए और सर स्टेफर्ड से एस, यानी कैबिनेट मिशन भारत के लिए क्या था, पास था, PAS। यानी कैबिनेट मिशन भारत के लिए क्या था, पास ही था, क्योंकि इसी से हमारे संविधान का निर्माण हुआ और फिर हम क्या हुए, स्वतंत्र। तो कैबिनेट मिशन में कब आया, 24 मार्च 1946 को यह भारत आया और इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को भारतीयों के समक्ष रखी। इसमें कितने सदस्य थे, 3। पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे और ये उस समय भारत मंत्री भी थे। एबी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे, व्यापार मंत्री। इसको याद रखने के लिए इनके शब्दों के अनुसार ये भारत के लिए क्या था, एक पास। पी से पैट्रिक लॉरेंस और ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से सर स्टेफर्ड क्रिप्स। यानी एक तरह से ये भारत के लिए क्या था, पास था। ये तो ये कहानी हुई। अब देखो साहब इसको देखते हैं आगे इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो देखो क्या यह मिशन 24 मार्च, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया तथा इसने अपनी योजना यानी इसमें क्या क्या प्रावधान है, अपनी योजना 16 मई 1946 को भारतीयों के सामने रखी। कब रखी, 16 मई 1946 को। एक तो ये तो आया कब था, 24 मार्च 1946 को। इसने अपनी योजना भारतीयों के सामने कब रखी, 16 मई 1946 को। अब बात करें आगे इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो इसके प्रावधान देखते हैं। यानी हम बात करें तो इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार ही भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन। यानी इसी कैबिनेट मिशन या प्लान के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। यानी इस संविधान सभा का क्या किया गया, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो देखो इसमें प्रावधान था, प्रावधान देखें, प्रावधान क्या क्या था। यानी इसने कहा कि जो संविधान सभा होगी, क्या होगी, संविधान सभा, उसमें कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। क्या होंगे, 389 सदस्य। यानी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य। तो देखो इसके प्रावधान पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि 389 सदस्य होंगे वो किस प्रकार होंगे। तो संविधान सभा में जो 389 सदस्य होंगे वो किस प्रकार होंगे, तो संविधान सभा के 389 सदस्य। देखो सब
अगर हम आगे चर्चा करें कि इसने कहा जो 389 सदस्य होंगे वो किस प्रकार होंगे, तो इसने बताया कि इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे। कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से होंगे। 296 कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से। और इसने कहा नंबर 2 कि इसमें से 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। देसी रियासतों से होंगे, यानी ब्रिटिश भारत से कितने होंगे? 296। और देसी रियासतों से कितने होंगे? 93 सदस्य। अब इसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश भारत से होंगे वो किस तरीके से होंगे, तो देखो इसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। नंबर ए 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। देखो उस समय जो भारत था, अभी थोड़ा सा आगे बताते हैं, एक सेकंड। और इसमें से जो 4 सदस्य होंगे नंबर बी में कहा गया कि 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश या जिन्हें बोलते थे चीफ कमिश्नरी प्रदेश। देखो दोस्तों, जिस तरीके से आज हमारा भारत 2 तरीके का है, एक तरफ तो राज्य है, क्या है? राज्य। जैसे राज्य कितने हैं? 28 हैं। और दूसरी तरफ है केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या कितनी है? 8। तो जब हम 1946 में भारत कितने तरीके का था? 2 तरीके का। एक तरह तो उसमें क्या थे? प्रांत थे। दूसरी तरह उसमें केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। और वो केंद्र शासित प्रदेश कैसे कैसे थे वो देखते हैं। यानी आज जिस तरह से हमारा भारत 2 तरह का है, पहले भी भारत कितने तरह का था? 2 तरीके का। एक तरह तो ब्रिटिश प्रांत थे, उनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। और प्रांतों की संख्या देखें तो कितनी थी? 11। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लिए गए थे? 4। कितने लिए गए थे? 4। और देशी रियासतों, और जैसे अब ये तो ब्रिटिश भारत हो गया, यानी यहां पर तो क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन करती थी। कौन शासन करती थी? वायसराय होता था। ब्रिटिश सरकार महारानी का पूरी तरह शासन होता था। यहां पर राजा महाराजा होते थे और उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी। क्या कर रखी थी? संधि। वो आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र थे, परंतु बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए उन्हें अंग्रेजों से विचार विमर्श करना होता था। तो ये क्या था? ये था हमारा देशी रियासत है। यहां पर कौन होते थे? राजा महाराजा। और ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य? 292। अगर सवाल आए कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य हैं, तो आंसर कितना होगा? 296। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। और केंद्र शासित प्रदेशों से या चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से कितने थे? तो वो थे 4। अब देखो, अगर बात करें जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें सबसे ज्यादा कहां से थे? सबसे ज्यादा तो उसका नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। देखो संयुक्त प्रांत 1950 से पहले यूपी को जो उत्तर प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो उस समय तो वो संयुक्त प्रांत ही था। तो ऑप्शन में क्या आएगा? संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? 55 सदस्य थे। कितने थे? संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? तो 55 सदस्य थे। अब बात करते हैं इन चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से। तो एक तो था दिल्ली, जो आज वाला दिल्ली है। यहां से देशबंधु गुप्त थे। दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, ये अपने यहाँ कहाँ है? अपने राजस्थान में ही। और यहां से थे मुकुट बिहारी भार्गव।
मुकुट बिहारी भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। तीसरा था कुर्ग। कौन था? कुर्ग। ये कहां पर आता है वर्तमान में? कर्नाटक में, कर्नाटक। और जो चौथा था वो था ब्रिटिश बलूचिस्तान। कौन था? ब्रिटिश बलूचिस्तान, जहां पर अलग होने की पाकिस्तान से क्या चल रही है? मांग चल रही है। और ये कहां पर था? पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। तो देखो कितने चीफ कमिश्नरी प्रदेश हुए? 4। ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर मेवाड़ा कहां पर है? राजस्थान में। कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में। और ये केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लिए गए? 4 सदस्य लिए गए। अब बात करते हैं देशी रियासतों से। तो देखो अगर इनकी देशी रियासतों से कितने थे? 93 सदस्य थे। अगर हम इनकी आगे चर्चा करें कि जो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य लिए गए थे 296, इनका चुनाव कैसे होगा? तो देखो संविधान जो कैबिनेट मिशन था इसमें प्रावधान था कि जो ब्रिटिश भारत से सदस्य लिए जाएंगे इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष से होगा, इनडायरेक्ट होगा। यानी अभी इनकी चर्चा करेंगे। तो इनका चुनाव कैसे हुआ? अगर इनके चुनाव की बात करें, इनका जो 296 थे ब्रिटिश भारत से, इनका चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के द्वारा इसका चुनाव किया गया। इसको राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है। तो यानी जो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे इनका चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? यानी 296 सदस्यों को जो राज्यों में क्या होते थे? विधानमंडल होते थे, जैसे आज विधानसभा है। तो विधानसभा के 1585 सदस्यों ने 1585 सदस्यों ने इनका क्या किया? चुनाव किया। यानी जो विधानमंडल थे भारत के, उन विधानमंडलों ने कितने सदस्यों का चुनाव किया? 296 सदस्यों का क्या किया? चुनाव किया। अब देखो देशी रियासतों में अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से थे? देशी रियासतों में सबसे ज्यादा तो वो था मैसूर। कौन था? मैसूर। और यहां से कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। मैसूर से कितने थे? तो देशी रियासतों में सबसे ज्यादा कहां से थे? मैसूर से। और देखो देशी रियासतों, आप बताओ यहां चुनाव होगा क्या? देशी रियासतों में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर चुनाव का उन्हें अनुभव ही नहीं है। वहां चुनाव कभी हुए नहीं, यहां तो चुनाव हो रहे थे। और दूसरी बात, राजा महाराजा कभी चाहेंगे नहीं कि यहां पर क्या हो? चुनाव। तो यहां पर प्रावधान किया गया कि जो भी रियासत के क्या है, नरेश हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, जो भी हैं, वो क्या करें? मनोनीत करें। क्या करें? मनोनीत। तो इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत। यानी जो देशी रियासतों के 93 सदस्य थे उनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। और 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। वो भी कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। देखो आगे हम यहीं से चर्चा करेंगे। देखो अगर हमसे पूछे कि क्या संविधान सभा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी? क्या संविधान सभा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी? देखो सार्वभौमिक का मतलब होता है, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? क्या संविधान सभा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी? आधार पर चुनी गई। देखो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि जिसको जनता ने वोट दी हो, भारत की संपूर्ण जनता ने क्या की हो? वोट दी हो, उसे कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार। परंतु हमने देखा जनता ने तो इनको वोट नहीं दिए,
जनता ने वोट नहीं दिए। तो क्या हुआ था, यानी अब लिखेंगे हम यहां से संविधान सभा के 296 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा चुना गया था। यानी संविधान सभा के जो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा चुना गया था। यानी इनका चुनाव हुआ था, वो जो राज्य विधानमंडल, यानी इनको विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा वो सदस्य कितने थे, 1585 सदस्य थे। सभी जो 11 प्रांत थे उनमें कितने सदस्य थे, 1500 सदस्यों द्वारा चुना गया था। अगली बात करें, देशी 93 सदस्यों को, जो 93 थे, 93 सदस्यों को देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किया गया था। इनको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। मनोनीत का मतलब है कि राजा महाराजाओं को जो भी अच्छा लगा, उन्होंने अपनी इच्छा से संविधान सभा में उनको भेज दिया। तो देखो, दो चीज निकल के आ रही है यहां से कि संविधान सभा के 296 सदस्यों का क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है। कैसे हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से। और 93 सदस्यों का क्या हुई है, मनोनीत किया गया। तो यानी संविधान सभा क्या निर्वाचित थी, नहीं, पूरी तरह संविधान सभा निर्वाचित नहीं थी, क्योंकि 93 सदस्यों को क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। दूसरा कोटेशन आता है, कथन कि क्या संविधान सभा मनोनीत थी, नहीं, पूरी तरह मनोनीत भी नहीं थी और पूरी तरह निर्वाचित नहीं थी। तो क्या थी, तो देखो हम इसको इसी के आधार पर कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से, इसी के आधार पर कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से, आंशिक मतलब कुछ, आंशिक रूप से निर्वाचित, कैसी थी, निर्वाचित। और वो भी निर्वाचित कैसी थी, अप्रत्यक्ष थी, इनडायरेक्ट थी। यानी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी। यानी हमारी संविधान सभा पूरी तरह ना तो निर्वाचित थी और ना ही पूरी तरह मनोनीत थी। यानी इसके 296 सदस्यों का क्या हुआ था, निर्वाचन, और 93 सदस्यों का क्या हुआ था, मनोनीत। इसलिए संविधान सभा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी।
यानी कुछ तो इसको निर्वाचित किया गया था और कुछ को क्या किया गया था, मनोनीत। यानी संविधान सभा कुछ तो कैसी थी, निर्वाचित, कुछ क्या थी, मनोनीत। मनोनीत कितने सदस्य थे, तो इसके 93 सदस्य मनोनीत थे और निर्वाचित कितने थे, 296 सदस्य, जो कहां से थे, ब्रिटिश भारत से। देखो ध्यान देने योग्य ये बात है, ब्रिटिश भारत से थे। अगर सवाल आता है कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो ब्रिटिश भारत से कितने थे, 296। परंतु सवाल आता है कि ब्रिटिश प्रांतों से, तो प्रांतों से कितने थे, तो प्रांतों से थे 292। यानी ब्रिटिश भारत से 296 और ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, 292 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। तो संविधान सभा ना तो पूरी तरह क्या थी, निर्वाचित थी, और न ही पूरी तरह मनोनीत थी। ठीक है सर। अगला ये बनता है कि भाई संविधान सभा में 389 ही सदस्य क्यों थे, संविधान सभा में 389 सदस्य क्यों थे। भाई 400 भी हो सकते थे, 350 भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, ज्यादा हो सकते थे, परंतु 389 ही सदस्य क्यों लिए, 389 सदस्य क्यों लिए, ऐसा क्या क्राइटेरिया था, क्या आधार था कि इसको 389 सदस्य लिए। तो 389 सदस्य लेने का जो रीजन था, यानी जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो उस समय जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी, 40 करोड़ थी लगभग। तो जब 40 करोड़ थी जनसंख्या, और इसमें कैबिनेट मिशन में प्रावधान था कि संविधान सभा का एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य, यानी जो कैबिनेट मिशन था उसमें क्या प्रावधान था कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। कितनी जनसंख्या पर होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर होगा, जनसंख्या पर होगा। यानी संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर होगा, 10 लाख। जैसे अभी हम बात करें कि भाई जैसे हमारे यहाँ अलग अलग एमएलए की अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट है, किसी में 20 है, किसी में 200, किसी में 400 है, तो इसका आधार क्या है, तो अभी भी क्या है, आधार क्या है, 10 लाख का है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा में भी कहा गया था कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या पे होगा, 10 लाख की जनसंख्या पे होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो सदस्य कितने बैठते हैं, लगभग थी 40 करोड़, इसलिए कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। यानी संविधान सभा में एक सदस्य जो लिया गया था वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, 10 लाख। यानी 10 लाख लोगों को ये लगता था कि ये अपना प्रतिनिधि है, यानी जो प्रतिनिधि बात कर रहा है इसका मतलब वो 10 लाख जनसंख्या बात कर रही है। अभी भी यही होता है, लोकतंत्र में भी क्या होता है, इसी तरीके से। अगर बात करें कि जो संविधान सभा में सदस्य जो लिए गए थे वो कितने समुदाय से थे, देखो साहब संविधान सभा में सभा में सदस्य कितने समुदाय से थे, तो देखो इसके लिए 3 समुदाय बनाए गए थे। नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 सिख, नंबर 3 सामान्य जन। कई किताबों में हिंदू मिलता है, क्या मिलता है, हिंदू नहीं, सामान्य जनता। सामान्य जन का मतलब है सामान्य जन, यानी इन दोनों को छोड़कर, सामान्य जन का मतलब क्या है, मुस्लिम और सिखों के अलावा जो भी बचता है वो सामान्य में आते थे, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे कोई भी है, इन दोनों के अलावा जो भी बचते हैं वो किस में आते थे, सामान्य जन। सामान्य जन का मतलब क्या था, मुस्लिम व सिखों को छोड़कर जो भी बचता था वो किस में आता था, सामान्य जन में आता था।
किस में आता था? सामान्य जन में आता था। तो संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे वो कितने समुदाय से थे? तो कितने समुदाय से थे? 3 समुदाय। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, सामान्य जन। सामान्य जन का जो अर्थ है वो है मुस्लिम और सिखों को छोड़ करके जितने भी समुदाय बचते हैं, जितनी भी जातियां धर्म बचते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? सामान्य जन में आ जाएंगे। इस तरीके से हमारी संविधान में क्या लिए गए थे? 3 समुदाय से ये सदस्यों का लिया गया था। अब देखो संविधान सभा का हमारा गठन हो गया और जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। जुलाई अगस्त, कुछ फैक्ट हैं। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। तो संविधान सभा का निर्वाचन कब किया गया? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है साहब, अब आगे की चर्चा करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।